बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लेक्चर नंबर 10 करने लगे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर, कैपेसिटेंस और इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड अ कैपेसिटर। ठीक है, बारी बारी हम ये टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और इसमें हम वीडियोस की मदद लेंगे। ये वीडियोस मैंने इंटरनेट से ही ली हैं, पहले से रिकॉर्डेड हैं और इन वीडियोस को प्ले करके मैं साथ साथ डिस्कशन करती जाऊंगी आपके साथ। जो चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हुई वो एक्सप्लेन करते जाऊंगी। तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, कैपेसिटर। इसके लिए मैं वीडियो प्ले करती हूँ। Now we will start. The topic is capacitor. What is capacitor? Capacitor is a device which is used to store electrical charges. Construction क्या है इसकी? It consists of two metallic plates which are separated by a small distance. They are normally in form of parallel plates और जो separation between the plates है, जो distance है वो air से vacuum से भी cover हो सकता है और sometime dielectric medium भी place कर देते हैं जो कि normally insulator होता है। इंसुलेटर में ग्लास भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है और कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किया जा सकता है। When these plates are connected with the battery, the plate which is connected with positive terminal of the battery will be charged positively and the plate which is connected with negative terminal of the battery will get charged negatively. चार्ज जो है किसी कैपेसिटर के ऊपर उस वक्त तक स्टोर हो जाएगा जब दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है सोर्स के पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता। मैं रिपीट कर रहा हूं इसी पॉइंट को कि किसी कैपेसिटर के ऊपर क्वांटिटी ऑफ चार्ज उस वक्त तक स्टोर होती रहेगी जब तक दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्जेस की वजह से उतना नहीं हो जाता जितना सोर्स का पोटेंशियल है। दिस मीन्स अगर सोर्स का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो किसी कैपेसिटर पे स्टोर होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और अगर सोर्स का पोटेंशियल कम होगा तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर भी कम होगी। तो यहां से हम इसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं। जी, तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर कर सकती है। अब चार्ज स्टोर कैसे होता है, इसकी क्या कंस्ट्रक्शन है? इसमें हम दो प्लेट्स यूज़ करते हैं, दो मेटालिक प्लेट्स यूज़ करते हैं, जिनको हम आमने सामने प्लेस करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल प्लेस करते हैं। एक प्लेट को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाते हैं और एक प्लेट को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाते हैं। तो इस बैटरी की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है चार्ज को स्टोर करवाने में मदद करता है। बैटरी की पॉजिटिव साइड जिस प्लेट के साथ कनेक्ट होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। नेगेटिव साइड जिस प्लेट के साथ कनेक्ट होगी उस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। और कितना चार्ज स्टोर होगा ये डिपेंड करता है कि हमने बैटरी का क्या पोटेंशियल डिफरेंस रखा है, कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है। जब एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ऑब्वियसली उसके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगी। उस फील्ड की वजह से इन दो प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ठीक है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जब तक आपकी बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं हो जाता, चार्ज स्टोर होता रहता है। और जैसे ही इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, चार्ज डिपॉजिट होना, चार्ज स्टोर होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड और स्टोर्ड on the plates of capacitor depends on the potential difference you applied through a battery, right? अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। Q is proportional to V कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दी कैपेसिटर। इस केस में साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करें तो हमारे पास कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट जो है वो C है और C जो है उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। अगर हम C की वैल्यू निकालें तो C इज इक्वल टू Q बाय V आएगा और यहां से हम इसे डिफाइन करते हैं। ये C है क्या? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज कि कोई कैपेसिटर कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज मैक्सिमम अपनी प्लेट्स के ऊपर स्टोर कर सकता है। दैट वन इज डिस्क्राइब्ड बाय द वैल्यू ऑफ C। ये डिपेंड
जी, तो मैथमेटिकली हमने लिखा कि चार्ज डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट्स डिपेंड्स ऑन in fact is directly proportional to the applied voltage। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करके इक्वालिटी में चेंज किया तो एक कांस्टेंट आया। ये जो कांस्टेंट है C, इसको हम कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कहते हैं। ये कैपेसिटेंस क्या है, इसके लिए फॉर्मूला रीराइट करते हैं, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा Q/V। तो कैपेसिटेंस क्या है, एक्चुअली ये बता रहा है कि कितना चार्ज डिपॉजिट हो सकता है कितने वोल्टेज अप्लाई करने से। इन अदर वर्ड्स, कैपेसिटेंस क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये आपको कैपेसिटर की चार्ज स्टोरेज की कैपेबिलिटी को डिस्क्राइब करता है। यानी कि एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो चार्ज स्टोर कर सके, वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाएगी। ठीक है, इस पे करता है द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स एंड द मीडियम विच इज नॉर्मली इंसुलेटर बिटवीन द प्लेट्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम C को इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट नेसेसरी टू राइज द पोटेंशियल ऑफ दैट प्लेट बाय 1 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर वन। अच्छा जी, कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करी है। सबसे पहले तो ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब है कि प्लेट्स क्या ज्योमेट्री है, क्या स्ट्रक्चर है उसका। अगर फ्लैट प्लेट्स हैं, सॉरी स्क्वायर की शेप में है या रेक्टेंगल की शेप में है, तो उस ज्योमेट्री से कैपेसिटेंस कोई और होगी। अगर आप सर्कुलर फॉर्म में ले लें तो कुछ और होगी। ठीक है, तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। सेकंड वन इज मीडियम। अब प्लेट्स जो थी कैपेसिटर की, उनके दरमियान में या तो एयर मौजूद होगी विच एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। ठीक है, यहाँ पर हम कोई और मीडियम प्लेस करेंगे जो एज एन इंसुलेटर बिहेव करेगा। इस केस में हम इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक भी कहेंगे। ये मीडियम वाली बात जो है ये हम थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मैंने क्यों कहा है, इसका क्या पर्पस है, वो हम थोड़ी देर तक देखते हैं। तो कैपेसिटेंस किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, ज्योमेट्री और मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो है उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट necessary to rise the temperature of potential of that plate by 1 volt with respect to other। ठीक है, तो अगर एक प्लेट का वोल्टेज 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए चार्ज डिपॉजिट करेंगे हम, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम क्या कहेंगे कि ये उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस के यूनिट जो है वो फैरड है और रिप्रेजेंट किया जाता है इसे F के साथ, विच इज इक्वल टू दी Q चार्ज के यूनिट आ गए कूलम, और V जो है वोल्टेज के यूनिट आ गए। तो यहां से हम फैरड को डिफाइन करते हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैरड इफ द चार्ज ऑफ 1 कूलम गिव टू वन ऑफ द प्लेट necessary to rise the potential difference of 1 volt between the plates। जी, तो अब यूनिट्स की तरफ हम आते हैं। अगर आप सी का फॉर्मूला देखें, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखें, ये है चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम और वोल्टेज के यूनिट होते हैं वोल्ट्स। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकलता है, कूलम पर वोल्ट। कैपेसिटेंस के यूनिट क्या होता है, कूलम पर वोल्ट। और फिजिक्स में हम इस कूलम पर वोल्ट को फैरड का नाम भी देते हैं। ठीक है, और इसको एफ से डिनोट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 फैरड इक्वल्स टू, तो आप कहेंगे 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। तो अगर हम 1 फैरड कैपेसिटेंस को डिफाइन करना चाहें तो क्या होगी, the capacitance of a capacitor is said to be 1 farad if charge of 1 coulomb given to one parallel plate of the capacitor to produce potential difference of 1 volt between them। ठीक है, तो अगर 1 कूलम चार्ज डिपॉजिट हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस जिससे प्रोड्यूस हो रहा है वो 1 वोल्ट है, तो आपकी कैपेसिटेंस जो है वो 1 फैरड होगी। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था कैपेसिटर का। अब हम कैपेसिटेंस को ज़रा और डिटेल में देखते हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो प्ले करूँगी। जी, तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। कैपेसिटेंस को हम मज़ीद डिटेल में स्टडी करते हैं। जो अभी हमने बात की थी कि इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, तो किस तरह से डिपेंडेंस होती है, क्या होती है, क्या इफ़ेक्ट होता है, वो सारा अब हम देखेंगे।
ठीक है, मैं वीडियो प्ले करती हूँ। नाउ द टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो उसके लिए हम एक कैपेसिटर कंसिडर करते हैं पैरेलल प्लेट्स की फॉर्म में, जिसके एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर इन प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट नहीं है, एयर या वैक्यूम प्रेजेंट है, तो वैक्यूम के केस में हम कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर को डिस्क्राइब कर सकते हैं C is equal to Q by V, where C vacuum represent the capacitance of a parallel plate capacitor when vacuum is present between them, and Q is the quantity of charge on the plate and A is the area between the plates. दोनों प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज E is equal to V by D. जी, तो हमने एक कैपेसिटर ले लिया है। ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स आपको नजर आ रही हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट है, एक पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट है। इन चार्जेस की वजह से इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश होगी, जिसकी डायरेक्शन आपको एरोस के थ्रू दिखाई गई है। ठीक है, इस प्लेट की इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो उसी ऑर्डिनरी फॉर्मूले से निकलेगी जो भी हमने पीछे देखा है। क्या होगा? C इक्वल्स टू Q ओवर V। ठीक है, अब चूंकि हमने यहाँ मीडियम में डिस्कस करना है और अभी फिलहाल यहाँ पे इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो हम इसकी कैपेसिटेंस को C के नीचे VAC यानी वैक्यूम का सबस्क्रिप्ट रखकर डिफरेंशिएट करेंगे मीडियम वाले कैपेसिटर से। ठीक है, तो C के नीचे ये जो VAC लिखा है ये डिनोट कर रहा है कि आपका जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है। ठीक है, बाकी Q ओवर V एज इट इज आ जाएगा। Q ये जो डिपॉजिटेड चार्ज है ये है, और V पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है। अब चूंकि इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश है, तो उसकी वैल्यू हम E इक्वल्स टू V ओवर D से फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Where V is the potential difference between the plates and D is the separation between the plates. अगर आपको याद हो तो ये रिलेशन हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट के रिलेशन से लिखा है, जहां पे डेल्टा V बाय डेल्टा R था। डेल्टा V था पोटेंशियल डिफरेंस और डेल्टा R था सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स था। तो यहाँ पे हमने V लिया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स और D क्या है? सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स। तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को अगर डिस्क्राइब करें ऑन दी प्लेट जो है, उसकी वैल्यू लिखी जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A, वेयर Q इज द चार्ज एंड A इज द एरिया ऑफ द प्लेट एज डिस्क्राइब अर्लियर। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और रिलेशन भी पढ़ा था जब हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन की थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो जी, अच्छा, अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे ये कैपेसिटर है, तो आपको ये असेंबली वैसे ही नज़र आ रही होगी जैसे हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ी थी, जिसमें हमने ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो वहाँ हमने क्या यूज़ किया था? क्योंकि चार्जेस जो हैं वो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं प्लेट्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी भी आ जाएगी। और दूसरा, इस केस में गॉसेस लॉ के थ्रू जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो क्या आई थी? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर की बजाय वो वाली एप्लीकेशन जो है उसके रिजल्ट्स यूज किए हैं। यहाँ पे अगर मैं सिग्मा की सरफेस चार्ज डेंसिटी की ये वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास रिलेशन बन जाता है E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको 2 कह देते हैं, जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की रिलेशंस हैं बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो यहां से मैं इन दोनों को अगर कंपेयर कर दूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरे पास रिजल्ट आता है V बाय D इज इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इस V को Q के नीचे ले जाऊं तो मेरे पास रिलेशन आ जाता है Q बाय V इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो ये पोर्शन जो है Q बाय V जो है, इसको मैं C लिख सकता हूं इसकी जगह। तो मेरे पास रिलेशन आ जाता है C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। जी, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? फॉर्मूलाज जो हैं उनको रीअरेंज कर रहे हैं, और जब हमारे पास दो फार्मूलाज आ गए हैं कि उसको हमने कंपेयर किया, Q ओवर V बन गया था जिसकी जगह हमने
सी वैक्यूम लगा दिया है। तो अब आपके पास कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला बन गया है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। हमारे पास कैपेसिटेंस का पहले ही एक एक्सप्रेशन मौजूद है क्यू ओवर वी, लेकिन इसको इस फॉर्म में लिखने की क्या वजह है, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि ज्योमेट्री का और मीडियम का क्या इफेक्ट होता है कैपेसिटेंस में। तो अगर आप इस फॉर्मूला को गौर से देखें तो ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेट्स के, और डी जो है वो इनके बीच में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिया और डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स विल डिस्क्राइब द ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मूले से हमें उसका इफेक्ट पता चल जाएगा, ज्योमेट्रिक का इफेक्ट कैपेसिटेंस के ऊपर। इसी तरह ये एप्सिलॉन नॉट आपको नजर आ रहा है, आपको याद होगा कि क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चार्जेस जब वैक्यूम में होते हैं उस वक्त ये कांस्टेंट अपेयर होता है। ठीक है, तो चूंकि इस वक्त यहाँ मीडियम कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो इस वजह से ये कांस्टेंट जो है वो आपको नजर आ रहा है, और ये डिस्क्राइब करेगा कि क्या इफेक्ट होता है मीडियम का। अब अगर हम वैक्यूम की जगह कोई और इंसुलेटर, कोई और मीडियम प्लेस कर देंगे, तो यहाँ एक और कांस्टेंट अपेयर हो जाएगा जो उस मीडियम की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करेगा, उसके साथ कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होगी उसको डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने इस फॉर्मूले को दूसरी फॉर्म में लिखा है ताकि हम दूसरे फैक्टर्स का इफेक्ट देख सकें कैपेसिटेंस के ऊपर। आगे चलते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो किस पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स पे, जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में कहा। अगर हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, मैं इन प्लेट्स के साथ एक वोल्ट मीटर अटैच कर देता हूं, तो वो मुझे इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। अगर याद हो तो मैंने कहा था कि किसी कैपेसिटर के ऊपर उस वक्त तक चार्ज स्टोर होता रहेगा जब तक दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज की वैल्यू से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसकी वैल्यू सोर्स, जो बैटरी जिसके साथ प्लेट्स अटैच की हैं, उसके पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो जाता। मैं फर्ज कर लेता हूं कि मैंने एक कैपेसिटर को फुली चार्ज कर लिया और उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो V निकलता था व्हेन एयर इज प्रेजेंट बिटवीन दी प्लेट्स। अगर मैं दो प्लेट्स के दरमियान, उन्हीं दो प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दूं, तो मैं नोट डाउन करता हूं, जैसे जैसे मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करता हूं बिटवीन दी प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्लेट्स के दरमियान वो डिक्रीज कर देता है। वोल्ट मीटर जो वोल्टेज शो करता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है बिटवीन दी प्लेट्स, उसकी वैल्यू क्या करना शुरू कर देती है, डिक्रीज करना शुरू कर देती है। इसकी नीडल लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देती है व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स, जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेट्स के दरमियान प्लेस किया जाता है। तो यहां से मुझे पता चला कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करने से पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कर देती है। अगर अब इन प्लेट्स को मैं दोबारा किसी बैटरी के साथ अटैच करता हूं, तो इन प्लेट्स के ऊपर दोबारा से चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा जब तक इन प्लेट्स का पोटेंशियल जो है वो V के इक्वल नहीं हो जाता। जी, अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपको बता रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसकी वजह क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट किया हमने, जो ये कैपेसिटर था जो फुली चार्ज था, हमने इसके साथ एक वोल्ट मीटर लगाया और उससे जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई वो हमने नोट डाउन कर ली। फिर हमने इसी कैपेसिटर के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल या एक इंसुलेटर जो है वो प्लेस किया। उसके बाद हमने देखा कि ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है साथ, इसकी नीडल पीछे की तरफ मूव कर रही है, लोअर वैल्यू की तरफ मूव कर रही है। तो इससे हम हमारे इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकला है, इससे ये रिजल्ट निकला है कि जब भी कोई इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में प्लेस किया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो अब जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर गया है, हम दोबारा से बैटरी अटैच करेंगे उसी वोल्टेज की जो पहले की थी, तो क्या होगा, मजीद चार्ज इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, कुछ चार्ज तो पहले ही था, ठीक है, वो चार्ज पहले स्टोर जो था वो वैसे ही स्टोर रहेगा, लेकिन वोल्टेज डिक्रीज होने की वजह से मजीद चार्ज इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो एक तो यहाँ से रिजल्ट ये निकला कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से। दूसरा रिजल्ट क्या निकला कि जो चार्ज की अमाउंट डिपॉजिट होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये पॉइंट पिक किया है, मैं रिवाइज करती हूँ। जब भी कोई इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर की प्लेट्स में प्लेस करेंगे तो वोल्टेज डिक्रीज होगा। वोल्टेज डिक्रीज होने की वजह से जब हम दोबारा बैटरी अटैच करेंगे उसी वोल्टेज की जो पहले की थी,
तो वोल्टेज अब बराबर करना है ना, बढ़ाना है वोल्टेज को, उस लेवल तक लेकर आना है जिस लेवल तक बैटरी है। तो उसके लिए बैटरी क्या करेगी, मजीद चार्ज डिपॉजिट करेगी। तो पहले जो चार्ज डिपॉजिट हुआ था उसके साथ मजीद चार्ज डिपॉजिट होता जाता है। तो क्या होता है कि चार्ज का स्टोरेज बढ़ जाता है कैपेसिटर के ऊपर। तो डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से स्टोरेज ऑफ चार्ज बढ़ गया या अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ गई। नंबर 2, वोल्टेज डिक्रीज हो गया। मींस जब भी कभी डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेट्स के दरमियान प्लेस किया जाता है तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर को क्या कर देता है, इनहेंस कर देता है। ये कितना इनहेंस करता है, दैट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर विच इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। नाउ जी अभी मैंने आपसे बात की थी कि एप्सिलॉन नॉट क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है। लेकिन अगर वैक्यूम की जगह हम कोई और मीडियम प्लेस कर देंगे तो उसकी जगह उस मटेरियल का कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एप्सिलॉन आर जो है इसको हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, राइट। तो एप्सिलॉन आर जो है ये अब आपके फॉर्मूला के अंदर अपेयर हो जाएगा। capacitance of a parallel plate capacitor when there is dielectric medium between them, then C medium is equal to A epsilon naught epsilon R divided by D। तो किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने से एप्सिलॉन आर टाइम्स कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो जाती है। अगर यहां से मैं इसकी वैल्यू निकाल जी, तो क्या हुआ कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया तो उसका कांस्टेंट जो है वो साथ अटैच किया एप्सिलॉन आर। तो अब चूंकि मीडियम प्लेस किया हुआ है इसलिए इसके कैपेसिटेंस को हम सी मीडियम के साथ लिखते हैं। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए वैक्यूम में और मीडियम वाले कैपेसिटर में। तो सी मीडियम जो है वो क्या बन जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। करना चाहूं तो मैं इस पोर्शन को सी वैक्यूम के इक्वल लिख सकता हूं, और यहां से अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकाली जाए देन इट इज इक्वल टू सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम। इस जी, तो हमने ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी की जगह सी वैक्यूम लिख दिया। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला जो है वो इस फॉर्म में आ गया, सी मीडियम इक्वल्स टू सी वैक्यूम इनटू एप्सिलॉन आर। यहाँ से आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगी, सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम। को हम डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एन इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन देम टू द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन देम। थैंक यू। जी, तो एप्सिलॉन आर जो है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसको अगर हम इस फॉर्मूले से डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा कि ये रेशो है किन दो कैपेसिटेंस की, एक कैपेसिटेंस जिसको हमने मीडियम के साथ निकाला था और एक कैपेसिटेंस जिसको हमने वैक्यूम के साथ निकाला था जब प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था। सो द रेशो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with an insulating medium between them to the capacitance of the capacitor when there is vacuum or air between them. This is the definition of dielectric constant. तो अब हमने एक्सपेरिमेंटली तो देख लिया कि वोल्टेज ड्रॉप होता है और चार्ज स्टोरेज जो है वो इंक्रीज होता है when we place some insulating or dielectric material between the plates of a capacitor। लेकिन अब इसकी क्या वजह है, ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या फिजिक्स है, वो सारा अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो प्ले करूंगी। जी, अब हम क्या पढ़ने लगे हैं, अगले टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। होता क्या है, थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब कर दूं। अभी हमने देखा कि प्लेट्स के बीच में जब हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया और चार्ज स्टोरेज जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसकी जो मेन वजह है इन दोनों इफेक्ट्स की, इन दोनों रिजल्ट्स की, वो ये है कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है, पोलराइजेशन एक आपने लाइट की पोलराइजेशन पढ़ी होगी, ये वो नहीं है, ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है। इसमें क्या बनते हैं, इसमें जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर उनके पोल्स बन जाते हैं।
यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है। ओवरऑल न्यूट्रल नेचर ही रहती है मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, बट जो चार्जेस का आप कह लें कि स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे पहले एक सादे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, वो थोड़ा सा रीअरेंज हो जाता है, नेगेटिव चार्जेस एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्जेस जो है वो एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से एटम का स्ट्रक्चर जो है वो दो पोल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये जो है ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है। अब इसको हम डिटेल से देखते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 12.15 यानी कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों ने इससे जो पिछले टॉपिक थे जिनमें कैपेसिटर्स की बात की थी, तो एट द एंड हमने ये स्टडी किया कि अगर कोई ना कोई मीडियम कैपेसिटर के दरमियान रखा जाता है तो उसकी मदद से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। तो हमने क्या स्टडी किया था कि कैपेसिटर के दरमियान रखा जाने वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसकी कैपेसिटेंस को यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा देता है। अब हम इसके डेप्थ में जाना चाह रहे थे कि किस तरह बढ़ता है, क्या वजूहात हुई कि इसने मजबूर किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चार्ज है उसको स्टोर कर लिया जाए। इसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा कि जो डाइलेक्ट्रिक अंदर रखा इसकी क्या खसूसियात थी और फिर इसको रखने से ऐसा क्या हुआ कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई। तो इस टॉपिक को अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं, हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक टॉपिक। डाइलेक्ट्रिक मींस वही मटेरियल, वही इंसुलेटेड मटेरियल जिसकी मदद से हम कैपेसिटर्स के दरमियान उनकी स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ये जो बढ़ रहा था वो किसकी वजह से था? वो पोल्स की वजह से था, पोलराइजेशन के अमल की वजह से था। इस वजह से हमारे पूरे टॉपिक का नाम यहाँ पे इस तरह से आ गया है। अब सबसे पहला जी, तो अभी तक वही बात डिस्क्राइब हुई है जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताई है कि जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे थे कि चार्ज जो डिपॉजिट हो रहा था या चार्ज का जो स्टोरेज है वो बढ़ रहा था, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ रही थी, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा था। ये किस वजह से हो रहा था? क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक हम प्लेस करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो कि ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं उनके पोल्स बन जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस दूसरी तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस अमल को हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। अब हम डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और फिर इसकी पोलराइजेशन देखते हैं। पॉइंट है कि हमें ये क्लियर होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक्स क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटेड मटेरियल हैं, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर एटम्स भी मौजूद हैं, मॉलिक्यूल्स भी, लेकिन सब कुछ न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब है? अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है। जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं कि आराम से हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वो होते हैं मेटल्स, वो होते हैं कंडक्टर्स। और इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से क्या हो सकता है, अगर हमारे पास पॉजिटिव आयंस भी होते तो मेटल्स होते, लेकिन अभी अगर हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर्स हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, हीट पास कर सकती है सिर्फ इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कुछ भी फ्री नहीं है, सब कुछ बाउंड हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारे एटम्स है। ठीक है, तो एटम्स में अगर सब कुछ सेपरेट मौजूद है, न्यूट्रल है, तो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी मदद से करंट पास करे? करंट तो तब पास करता है या तो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होते बड़ी तादाद में, उनकी मूवमेंट से फ्लो कर जाता करंट, या हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स खाली मौजूद होते जिनकी मदद से करता। यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं। तो जब मौजूद नहीं है इस चीज को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। अब जी, डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स को ही कहते हैं, हम उसी का दूसरा नाम समझ लें। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं, और इंसुलेटर में आपको पता है कि चाहे एटम्स हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं और कोई फ्री चार्ज मौजूद नहीं होता जो करंट को फ्लो करवाने में हेल्प करे। ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नो फ्री चार्जेस आर प्रेजेंट इनसाइड डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करता। ठीक हो गया? तो अब हम मजीद वीडियो प्ले करते हैं और मजीद डिटेल देखते हैं। इलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स ही हैं, लेकिन हुआ क्या कि ये पहले बिल्कुल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। अभी हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं की। जब फील्ड अप्लाई नहीं करते और हम एक एटम के स्ट्रक्चर को देखें
उसमें जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनका सेंटर एक बन रहा है, वो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं और उनका एक सेंटर बनता है। किस तरह से हम लोगों ने ए पिक्चर में देखा कि एक एटम है, एटम में ये बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है, जबकि साइड्स पे हमारे शेल्स हैं और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि देखा जाए तो इस पूरे न्यूक्लियस का भी सेंटर पॉइंट ये है और इन शेल्स का, इन इलेक्ट्रॉन्स का भी सेंटर पॉइंट यही बन रहा है, तो हर चीज का सेंटर पॉइंट एक ही था। फिर क्या किया जी, जब डाइलेक्ट्रिक अपनी नॉर्मल हालत में प्रेजेंट है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई, ठीक है, तो उस सूरत में क्या है, जब हम किसी एक सिंगल एटम को देखें तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। तो अगर आप नोट करें, ये जैसे पिक्चर ए में शो किया हुआ है, तो न्यूक्लियस भी स्फेरिकल फॉर्म में, उसका कोई सेंटर होगा। अब न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन्स के, वो भी सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। तो उस सर्कल का जो एक ऑर्बिट बना रहा है, उसका सेंटर पॉइंट भी वही होगा जो न्यूक्लियस का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आप देखें, हर शेल का और न्यूक्लियस का सेंटर पॉइंट एक ही है। इसको हम कहते हैं कि इनके सेंटर जो हैं वो कोइंसाइड करते हैं। पॉजिटिव चार्जेस यानी कि न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के सेंटर जो हैं वो कोइंसाइड करते हैं, यानी कि एक ही होते हैं, ठीक है। ये बात तब की है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, इट मींस हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करवाना चाह रहे हैं। क्या किया गया कि इसी एटम्स को, इसी मटेरियल को कैपेसिटर के दरमियान रख दिया गया। जब कैपेसिटर के दरमियान रखा, कैपेसिटर में क्या हो रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया गया। जब कैपेसिटर को अटैच किया गया तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे डिपॉजिट हो गए। जब हमारे पास ये जी, अब हमने क्या किया, एक कैपेसिटर ले लिया जो बैटरी के साथ अटैच था, और बैटरी के साथ अटैच होने की वजह से उसके एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट था, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट था। अब इन प्लेट्स पर चार्जेस डिपॉजिट होने की वजह से इन प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश थी, राइट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच में हमने अपना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उठाकर रख दिया, ठीक है। अब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं। जो चार्जेस आगे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, सो हमारी ये फील्ड लाइन भी आ चुकी है। जब इन फील्ड लाइन के अंदर हमारे ये एटम्स को या पूरे मटेरियल को रखा गया तो उसकी मदद से क्या हुआ, अब जो तो साइड पॉजिटिव थी, पॉजिटिव वाले ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। सो इलेक्ट्रॉन जो पहले जिनका सेंटर पॉइंट इस तरह से था, हर चीज का सेंटर पॉइंट, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या तब्दीली आई कि ये थोड़ा खिंचना शुरू हो गए और ये सारे नेगेटिव पॉजिटिव के साथ आके मिलने लग गए। फिर जो प्रोटॉन्स थे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिन पे था, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। सो यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए। तो क्या हुआ, पहले जो बिल्कुल हमें स्फेरिकल शेप नजर आ रही थी, अब वो थोड़ी अजीब सी शेप बन गई है, इस तरह के यूं ये बन जाएगी शेप। अब सेंटर पॉइंट तो एक नहीं रहा, अब सेंटर पॉइंट डिफरेंट हो गए हैं। तो इस तरह से जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी मदद से दो जगहों पे हमारे चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं। जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट हुआ। अब आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस से रिपेल होते हैं और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेस से अट्रैक्ट होते हैं। तो जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस किया इन प्लेट्स के बीच में, तो जो पॉजिटिव प्लेट थी उसके चार्जेस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। उसी वक्त जो नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट थी, उसके नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया। तो जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर था, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर था एटम का, वो थोड़ा सा डायलेट हो गया है। आपको नजर आ रहा है, इस तरह फैल गया है। नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे इकट्ठे होना शुरू हो गए, पॉजिटिव चार्जेस दूसरी साइड पे इकट्ठे होना शुरू हो गए। तो एटम का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है, या हम ये कह सकते हैं कि उसका सेंटर जो है, जो पहले कोइंसाइड कर रहे थे, वो सेंटर जो है वो डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो
थोड़ा सा आप कह लें कि पोल्स की फॉर्म में जमा होना शुरू हो गए। नेगेटिव चार्ज एक तरफ और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ। नेगेटिव वाले सारे एक साइड पे, पॉजिटिव वाले सारे एक साइड पे, और उनकी इस अमल की वजह से हम इसको कहते हैं डायपोल्स बन चुके हैं। तो ये जी, दो पोल्स बने, एक नेगेटिव चार्ज का एक पॉजिटिव चार्ज का। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया एटम का या मॉलिक्यूल का, इसको हम डाइपोल कहेंगे। ठीक है, तो जब हमने डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, उसके जो एटम्स थे या मॉलिक्यूल्स थे वो डाइपोल्स बन गए। चीज के दो जगहों पे अलग अलग हमारे चार्जेस सेपरेट हो गए हैं, इनको कहते हैं डाइपोल्स। अब डाइपोल्स की मदद से क्या हुआ कि सारे नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं और पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं। इस पूरे अमल में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस था, जिसकी मदद से दोनों चार्जेस के ऊपर चार्ज, दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ चुका था, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होना शुरू हो गया। उसकी कमी की वजह से फिर हमारे पास डिफरेंट चेंजिंग्स आई, जिसको भी हम स्टडी करेंगे, और उसी की मदद से हमारी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकती है। अब हम मूव करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर, जो ये हमें क्लियर कर देंगे कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम कैपेसिटर के दरमियान रखेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकती है। जी, तो अब हम मेन चीज़ की तरफ आ रहे हैं। सारी फिजिक्स तो आपने पढ़ ली कि डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या होता है जब वो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखा जाता है। अब हम उन रिजल्ट्स के डिस्कशन की तरफ आ रहे हैं जो पीछे हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखे थे कि कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है, चार्ज स्टोरेज इंक्रीज करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है। ये कैसे होता है, इसकी क्या वजह है, ये देखें। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा जाता है दो प्लेट्स के दरमियान। किस तरह से? हमने देखा कि ये प्लेट्स का कुछ ना कुछ एरिया होता है। इस तरह से ये प्लेट होती है, बिल्कुल चिपटी नहीं होती, थोड़ा सा इनका एरिया होता है। अब जो पास पास वाले पॉजिटिव चार्जेस थे, जब नेगेटिव के साथ मिले, इन्होंने एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया। जितने न्यूट्रल हो गए, इट मीन्स ये चार्जेस तो हो गए खत्म, चार्जेस की कमी होना शुरू हो गई, और उसी चार्जेस की कमी का नाम है, चार्जेस का डिपॉजिट करवाने का किसी भी एरिया पे नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जब वो कम हो गए, इट मीन्स अब ये डिक्रीज हो चुकी है। अगर हम फॉर्मूला में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है कितने चार्जेस हैं उस एरिया के ऊपर। तो अगर हमारी यही चीज डिक्रीज कर रही है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑटोमेटिकली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर जाएगी। जी, तो क्या हुआ कि जैसे ही पॉजिटिव चार्जेस ने नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो प्लेट के ऊपर मौजूद जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो गया। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर, वो कम होना शुरू हो गई। और जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम होना शुरू हो गई, तो इसका क्या मतलब है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होना शुरू हो गई है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको याद हो गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन में जब हमने पैरेलल प्लेट्स, ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स का की एप्लीकेशन स्टडी की थी और ई फील्ड कैलकुलेट की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी, तो ये एक्सप्रेशन आया था। तो अभी हमने कहा सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। जब ये डिक्रीज होगी, इस फॉर्मूले से आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगी। ठीक है, मजीद आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू V/D। यहाँ से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। तो ये जो है, ये रीज़न है पोटेंशियल डिफरेंस के कम होने की, जब भी डाइलेक्ट्रिक को प्लेट से बीच में प्लेस करते हैं। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी के डिक्रीज करने से पहला इफेक्ट जो आया वो था इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो आ गया, इसकी मदद से अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट पे चलें तो हमारा है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिफरेंस, और साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कितना चार्ज डिपॉजिट हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल डिफरेंस कम होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब फील्ड में कमी आई तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होना शुरू हो गया। अब यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज कर गया है, तो कैपेसिटेंस को अगर चेक करें, जो कि Q इक्वल्स टू CV से हम निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस को सेपरेट किया, V जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में चला गया।
डिनोमिनेटर में कोई भी चीज जाने का मतलब होता है कि वो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके कम करने से दूसरी चीज ज्यादा हो सकती है। तो हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है, लेकिन चूंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। सो जो पहले हम बात करते थे कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकती है, वो एक हवाई बात नहीं थी, बल्कि उसमें हर एक कैलकुलेशन के स्टेप ने हमें बताया, प्रूव किया कि ऐसा होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस किया जाएगा। जी, तो अब आपने देखा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हुई, ठीक है, प्लेट्स के ऊपर चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हुआ, जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हुई। उसके डिक्रीज होने से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हुआ, और जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हुआ तो कैपेसिटेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। तो ये सारा प्रोसीजर है, ये सारे फिजिक्स हैं उन रिजल्ट्स के पीछे जो हमने पिछले वीडियो में एक्सपेरिमेंटल देखे थे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखे थे, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you so much.